दिल्ली में BMW हादसे का नया वीडियो आ चुका है। हादसे के बाद का पहला वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद कार में फंसे दिखे हैं लोग और सड़क पर दिखा अफरा तफरी का माहौल भी। जब हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें सामने आ गई हैं। जिस तरह बाइक सवार को रौंदा गया है BMW कार की तरफ से, फिर BMW कार भी पलट गई। उस कार से लोगों को निकाला गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये हादसे के तुरंत बाद का वीडियो बताया जा रहा है। अफरा तफरी मच गई है। जो स्थानीय लोग थे वहां पर आकर खड़े हो गए और मदद पहुंचा रहे थे। सभी लोग जो BMW कार में लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। ये नया वीडियो बताया जा रहा है और ये हादसे के तुरंत बाद का वीडियो है जब लोग बचाने पहुंचे। ये देखिए कैसे कार से बाहर निकाला जा रहा है लोगों को जो फंस गए थे। और एक बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति इसी तरह बाइक से नीचे गिरकर सड़क पर गिरा हुआ है। यही डेप्यूटी सेक्रेटरी जिनकी मौत हुई है, बहुत दर्दनाक मौत हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ ये। तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक सवार को इस तरह रौंद दिया और फिर कार ही पलट गई। देखिए हादसे की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ज्यादा विभत्स तस्वीरें, भयानक तस्वीरें हैं। विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, का इस पूरे मामले पर तफ्तीश कितनी आगे बढ़ी है, क्या बताया जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो हिला देने वाली तस्वीरें हैं हादसे के तुरंत बाद की। देखिए, पुलिस ने इस मामले में सबूत मिटाने और छुपाने की धारा जो है वो ऐड कर ली है। 238 धारा जो है वो ऐड की गई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में नवजोत और उनकी वाइफ को एडमिट कराया गया था। इसके चलते सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं और जांच में ये भी निकल के सामने आया कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट कराए गए थे वो जो आरोपी महिला है उनके जानकार का बताया जा रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि महिला ने ये कोशिश नहीं की कि आसपास के अस्पतालों में उसे नवजोत को भर्ती करवाया जाए। वो 19 किलोमीटर दूर अपने जानकार के यहाँ पर नवजोत को लेकर गई, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें एक चीज और निकल के सामने आई है कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वहां पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन मदद के लिए एक शख्स आया और उससे भी पुलिस जो है जल्द ही पूछताछ करेगी। उस शख्स से हमने बातचीत की जो नवजोत को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेके गया था। तो उसका ये कहना था कि आरोपी महिला उसके साथ बैठी हुई थी और वही उसे डायरेक्शन दे रही थी कि कहाँ पे जाना है, किस रास्ते से जाना है। तो 19 किलोमीटर दूर न्यू जो हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया गया और वहां पे मृत घोषित कर दिया गया। इसी के चलते पुलिस जो है हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कार के हालातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर तक फट चुका है, आगे का हिस्सा जो है वो चकनाचूर हो चुका है, सारे एयर बैग जो है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कार जो है वो पलट भी गई। तो पुलिस का कहना है कि जो दोनों आरोपी हैं, यानी कि जो महिला आरोपी है जो उनके पति साथ में थे, उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन उन्होंने फिलहाल अपने आप को अस्पताल में एडमिट बताया है, वो अस्पताल में एडमिट है और उनसे जल्द ही उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन जैसे दर्दनाक हादसा है उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि परिवार का साफ कहना है कि आसपास एम्स, सफदरजंग के अलावा गंगाराम जैसे हॉस्पिटल थे, RML भी नजदीक था, उसके अलावा आर्मी हॉस्पिटल भी पास में ही मौजूद था। वहां ना ले जाकर जो ये लोग थे, जो आरोपी महिला थी, वो 19 किलोमीटर दूर नवजोत को उनकी पत्नी को लेके गई। और ये परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते पास के अस्पताल में नवजोत को भर्ती कराया जाता तो हो सकता था कि उनकी जान बच जाती। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा होगा कि जो नवजोत की पत्नी है वो बेसुध हालत में सड़क पे पड़ी हुई है। उसके अलावा नवजोत भी सड़क पे पड़े हुए हैं और आसपास लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो साफ है कि ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लूप पॉइंट क्या रहे, क्या क्या चीजें इसमें आगे निकल के सामने आई वो देखना होगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। CCTV कैमरे की फुटेज को भी कलेक्ट किया गया है। तो कई चीजें जो है पुलिस के सामने लगी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। जी, बड़ी बात है। अब ये देखना होगा कि हादसे की असल वजह क्या रही। क्या ये रफ्तार का कहर था या फिर ये जो कार है वो अनियंत्रित हो गई, जो ड्राइवर रहे वो अनियंत्रित हो गए, क्या वजह रही ये अभी निकल रहा है। सारे लूप पॉइंट्स को पुलिस ज्वाइन कर रही है। आपको बता दें विवेक हमारे साथ बने, उनके पास चलेंगे। लेकिन दिल्ली BMW हादसे में मृतक परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया, ये आरोप लगाया गया है जब पास में कई अस्पताल मौजूद थे। सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के अफसर की मौत हुई है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक से घर लौटते समय BMW ने टक्कर मारी और बाइक पर सवार पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है।
और नवजोत सिंह के बेटे का क्या कहना है ये है कि अगर समय पर इलाज मिल गया होता तो पिता जिंदा होते, उनकी जान बच सकती थी। हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया, सवाल ये खड़े हो रहे हैं। एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर, मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है। एंड धौला कुआं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ले जाते तो शायद बच जाते। फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हेयर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही, इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम, बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे, डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए। तो मृतक के बेटे ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। अब आपको बताते हैं हादसे वाली जगह कौन सी थी और कितनी दूरी पर ले जाया गया। हादसे वाली जगह धौला कुआं थी, जहां हादसा हुआ है, जहां ये कार भी पलटी है। और देखिए, और उसके बाद 22 किलोमीटर की दूरी नापी गई और उसके बाद मुखर्जी नगर पे जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सवाल खड़े होते हैं कि इसी रेंज में धौला कुआं के आसपास जो अस्पताल रहे, क्यों वहां पे क्यों नहीं ले जाया गया और जान बच सकती थी। ये बड़ा सवाल उठा रहा है पूरा परिवार। विवेक हमारे साथ है। विवेक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें BMW कार पलटी हुई है और उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। कितने लोग मौजूद थे BMW कार में? इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुलफाम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जो कि नवजोत उनकी वाइफ को अस्पताल लेके गए थे। गुलफाम, जब आप वहाँ पे पहुँचे थे आपने क्या देखा था और किस तरह से आपने उन पीड़ितों की मदद की थी? जी सर, मैं धौला कुआं की साइड से आ रहा था और मैंने देखा था कार का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और कुछ बंदे जो है ज़मीन में पड़े हैं। तो बस मैंने अपनी गाड़ी तुरंत ही साइड में लगाई है और मैंने लोगों से बोला अब मेरी गाड़ी में इनको रखवाओ। तो लोगों ने हेल्प करके गाड़ी में रखवा के फिर मैं तुरंत ही जो है हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया सर। उस वक्त BMW कार में कितने लोग मौजूद थे? ये तो सर मैंने नहीं देखा, मैं बस उनको ही देख रहा था जो ज़मीन पे खड़े हुए थे, डैमेज थे सर। तो आपने जब उनको गाड़ी में बिठाया तो आपके साथ कौन बैठा था उस वक्त जो आपको लेके गया था अस्पताल में? जी, एक लेडीज़ थी, वो बैठी थी। वो बैठी हैं? जी जी। तो उन्होंने खुद ही डायरेक्शन दी थी आपको कहीं जाने की या फिर आप खुद अपनी गाड़ी से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेके गए थे? जी नहीं, वही डायरेक्शन बतानी थी मेरे को कि आज़ादपुर की साइड जाना है। तो लगातार फ़ोन पे बात करी थी वो? हाँ, फ़ोन पे बात करनी थी सर। जब आप अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पे क्या दृश्य था, क्या हुआ था? क्या डॉक्टर वहीं पे खड़े थे, पहले तैयार थे? बिल्कुल, डॉक्टर साहब गेट पे ही खड़े थे, 2-3-4 डॉक्टर थे, नर्सें वगैरह भी थी। हाथों हाथ डॉक्टर साहब ने लिया है उनको और अंदर ले गए। लेकिन गुलफाम 19 किलोमीटर दूर गए आप, आसपास तो कई हॉस्पिटल थे, वहाँ भी जा सकते थे। सर इस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम। महिला के कहने पे चल रहे थे आप? जी जी बिल्कुल, जो वो बता रही थी वही कर रहे थे? हाँ, मेरे को तो ऐसा लगा कि उन्हीं के साथ हैं ये जो मेरे गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, आपको ये नहीं था कि अलग है ये? हाँ जी, गाड़ी मेरे को से नहीं बता दीजिए अलग से, अलग है ये। अच्छा जी। तो एक गुलफाम है जिनका साफ कहना है कि जो महिला थी, जो आरोपी महिला है, वो इनके साथ बैठी हुई थी और वही डायरेक्शन दे रही थी कि कहाँ पे जाना है। उनका कहना है कि वही उन्हें उस अस्पताल में लेके गई थी और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे डॉक्टर्स पहले से तैयार थे और महिला लगातार गाड़ी के अंदर फ़ोन पे बात कर रही थी। यानी कि एक सोची समझी जो एक रणनीति थी उसी तरह से महिला जो है आगे बढ़ रही थी। आसपास कई हॉस्पिटल थे, ये परिवार का आरोप है। परिवार का यही कहना है कि जो आसपास कई हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, नामचीन हॉस्पिटल थे, यानी कि एम्स पास में था, सदर हॉस्पिटल पास में था, गंगाराम हॉस्पिटल पास में था, RML हॉस्पिटल था, पास में आर्मी हॉस्पिटल भी था। कई हॉस्पिटल यहाँ पे थे जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नामचीन हॉस्पिटल हैं, लेकिन इतनी दूर महिला लेके गई और बता रहे हैं कि वो एक सिर्फ नर्सिंग होम था। यानी कि ये परिवार का आरोप है और वहाँ पर ले जाया गया। अगर आसपास इन बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन 19 किलोमीटर दूर यानी कि करीब 40 मिनट का रास्ता तय कर महिला ने इन दोनों को, पति पत्नियों को वहाँ पर एडमिट कराया, जिसमें नवजोत की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जो उनकी पत्नी है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ठीक, नजर बना के रखिए विवेक, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा है। अगर आपने कार की तस्वीर देखी होगी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है और जो महिला कार चला रही थी वही लेकर गई नवजोत सिंह को इतना दूर अस्पताल में। मैं जाऊंगी विवेक के पास, लेकिन एक और वीडियो आ गया है। BMW हादसे का एक और वीडियो आया। एक से पहले हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें से हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और कैसे जो बाइक सवार थे वो बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और वीडियो आया है जिसमें रोड पर जो पूरी तरह से शीशे हैं वो बिखरे हुए हैं
ये देखिए, और जिनको टक्कर मारी थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इस तरह सड़क पर गिरे हुए हैं। उन्हें उठाया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से और अब तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कवायद हो रही है। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सवार थे बाइक पर, उन्हें टक्कर मारी बीएमडब्ल्यू ने। बीएमडब्ल्यू कार भी पलट गई और फिर बीएमडब्ल्यू से भी लोगों को निकाला गया। जो महिला बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी उन्होंने ही नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद ली, जिनसे विवेक बात कर रहे थे। और बीएमडब्ल्यू हादसे की एफआईआर में नई धारा भी जोड़ी गई है। एफआईआर में सबूत नष्ट करने और छिपाने की धारा भी जोड़ी गई है। एफआईआर में बीएनएस की 238A की धारा जोड़ी गई है। हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया और नज़दीक के अस्पताल नहीं पहुंचाने पर सवाल उठे हैं, इसलिए ये धारा भी जोड़ी गई है। और नवजोत सिंह के पड़ोसियों ने, जो मृतक नवजोत सिंह के पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हादसे के बाद नवजोत को दूर के अस्पताल में ले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो लेडी ने मारा था वो उसको मुखर्जी नगर साइड किसी हॉस्पिटल में ले गई। अब ये नहीं पता वो इतनी दूर क्यों ले गई, क्योंकि वहाँ आर लाइन के पास भी एक धोला कुआं के पास हॉस्पिटल था और साथ में सफदरजंग भी नज़दीक पड़ रहा, उधर ना ले जाकर इतनी दूर क्यों ले गई। ट्रीटमेंट चाहिए था वो यहाँ भी इनको उपलब्ध हो सकता था। अब ये जो कार्रवाई है ये बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और इस सड़क हादसे में जो आरोपी अभियुक्त है गगनप्रीत की मेडिकल रिपोर्ट पर भी विवाद है। दरअसल रिपोर्ट को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पहले जांच ही नहीं की गई और मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। अभियुक्त गगनप्रीत बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी। बीएमडब्ल्यू की टक्कर से ही अधिकारी की मौत हुई है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, तुरंत रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इसी में ही कुछ पेंच या झोल देखने को मिल रहा है इस पूरे केस में और इसीलिए धाराएं भी जोड़ी गई हैं, सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। विवेक, एक तो ये सवाल भी है कि बीएमडब्ल्यू में कितने लोग सवार थे। जो वीडियो पहला आया है उसमें से बीएमडब्ल्यू से भी लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें सबूत मिटाने तक की बात कही गई है। इसमें ऐसा क्या पेच है, क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है जो ये धारा जोड़ी गई इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि जो रास्ता धोला कुआं से नारायणा की तरफ जाता है उस रास्ते पर पिलर नंबर 67 के सामने हादसा हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और तफ्तीश शुरू की तो पता लगा बीएमडब्ल्यू के अंदर 2 लोग सवार थे, यानी कि पति पत्नी जो थे वो सवार थे, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और पति का बिजनेस है तो वो वहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं। बता ये लगा कि नवजोत सिंह और वो उनकी पत्नी जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे और वहां से दर्शन करने के बाद अपने घर हरिनगर लौट रहे थे। उस वक्त उस दौरान ये हादसा हुआ था। तो हादसे के दौरान ये चीज़ें हुई कि जो महिला थी उन्होंने बाकायदा जो है नवजोत को आसपास के अस्पताल में भर्ती ना करवाकर दूर भर्ती करवाया, यानी कि अपने किसी जानकार के अस्पताल में भर्ती करवाया। अगर वो चाहती तो आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराकर उनका इलाज करवा सकती थी, शायद उनकी जान बच भी सकती थी। ये परिवार का आरोप है और इसी के चलते जो है पुलिस ने 238A की धारा जोड़ी है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि महिला ने पूरा सोचा समझा एक रणनीति जो है वो तैयार की थी। क्योंकि उसने जिस तरह से ये चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने फोन किया और डॉक्टर जो है वो अस्पताल में तैयार भी ले, तो 19 किलोमीटर दूर जाने का क्या मतलब था, क्या औचित्य था। इसी कारण से ये धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं और पुलिस उसी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि आसपास जो है कई अस्पताल बड़े बड़े थे, वहां पे एडमिट कराया जा सकता था। ये सबसे बड़ा सवाल नजर बना के रखिए कि बहुत सारे सवाल हैं इस बड़े हादसे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका मामले को समझाने के लिए। सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में ईडी जांच तेज कर चुकी है। आपको बता दें उर्वशी रौतेला को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आज टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ होनी है। पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ हो चुकी है इसी मामले पर, इसी बैटिंग ऐप मामले पर। और आपको बता दें कि मामला क्या है, इस पूरे मामले पर ईडी की कैसे जांच आगे बढ़ रही है। बैटिंग ऐप ने कानून का उल्लंघन किया है, जो जानकारी मिल रही है। 1xBet ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी लेन देन में गड़बड़ी की जांच कर रही है। सितारों पर एक्शन इसीलिए लिया जाए कि जून 2025 में क्रिकेटर हरभजन सिंह से पूछताछ हुई, फिर युवराज सिंह, सुरेश रैना को भी ईडी ने बुलाया था। क्रिकेटर शिखर धवन को 4 सितंबर को समन दिया गया। शिखर धवन ने पीएमएलए के तहत बयान भी दर्ज कराया था। अब आपको बताते हैं कि उर्वशी और मिमी चक्रवर्ती से ईडी के सवाल क्यों, आखिर ऐसी क्या लीड मिली है। 1xBet सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन का
ये मामला है ऑनलाइन बैटिंग ऐप को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं दोनों पर। दोनों ने 1xBet सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन किया। पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की जांच हो रही है। प्रमोशन के बदले भुगतान को लेकर पूछताछ हो रही है। 1xBet से संबंधों को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, ये जो पैसों के लेन देन का या गड़बड़ी का मामला है, ये कहां तक फैला हुआ है? क्यों इस पूरे मामले पर क्या क्या सवाल अब होंगे उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती से? जी बिल्कुल, देखिए ईडी इस मामले में दो एंगल पर तफ्तीश कर रही है। सबसे पहले प्रमोशनल, यानी कि वो कौन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया। इसके अलावा क्रिकेटर्स जो प्रमोट कर रहे थे, साथ ही जो इस बैटिंग ऐप से जुड़े प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं उनसे अलग पूछताछ हो रही है। पूछताछ उनसे इस एंगल पर हो रही है कि आखिरकार लगातार जो ये बैटिंग ऐप है, जो इसके ऑनलाइन अकाउंट है, उनके रिसीवर के नाम चेंज हो रहे थे। यानी कि सपोज जैसे 1x बैट है, इस पर जो पैसा आता था बाद में उसको 2x बैटिंग ऐप कर दिया गया, तो बार बार ये नाम चेंज हो रहे थे रिसीवर के। और दूसरी तरफ इस उर्वशी रौतेला हो गई, इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती हो गई, साथ ही अंकुश हजारा जो कि वेस्ट बंगाल की एक एक्टर है जिन्हें कल के लिए ही सम्मन किया गया है। तो इन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही कि आखिरकार क्यों ये प्रमोशन कर रहे थे, इन्हें प्रमोशन के बदले पैसा किस तरीके से मिल रहा था, किस अकाउंट से इनके पास पैसा आ रहा था, किस रूप में आ रहा था। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के दो चरणों में पूछताछ हो रही है। एक तरफ बैटिंग ऐप के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ जो प्रमोट कर रहे थे लगातार, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। शिखर धवन और इसके अलावा सुरेश रैना से पूछताछ हो चुकी है। उर्वशी रौतेला और अंकुश हजारा जो कि वेस्ट बंगाल के एक्टर हैं, इनसे कल पूछताछ होगी। और इस वक्त मिमी चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में मौजूद है, सुबह 11 बजे पहुंची हैं और लगातार ईडी के सवालों का जवाब दे रही हैं। जी ठीक है, नजर बना के रखिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। बात करते हैं नेपाल की, जहां जेन जी की क्रांति ने सत्ताधीशों का सिंहासन हिला दिया और चंद दिनों में नेपाल की ओली सरकार गिर गई। अब उसी नेपाल क्रांति का खौफ इस्लामाबाद में भी महसूस किया जा रहा है। शहबाज और मुनीर टेंशन में हैं। डर इस बात का है कि क्या पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी जन क्रांति हो सकती है? क्या पाकिस्तान बगावत का सायरन यहाँ पर बज चुका है? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में जानिए। नेपाल की सड़कों पर जेन जी की क्रांति ने सत्ता को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर 18 से 25 साल के युवाओं ने ऐसा हल्ला बोला कि देखते ही देखते पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल उठा। हालात ये हो गए कि ओली और उनके मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और युवाओं की पसंद से देश में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन नेपाल की घटना ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेंशन बढ़ा दी है। शहबाज से लेकर मुनीर की सांसें अटक गई हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा ये कि जो नेपाल में हुआ, क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या पाकिस्तान में सत्ता और सेना के खिलाफ जनता बगावत करने वाली है? इन सवालों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि नेपाल क्रांति के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर नेपाल की खबर दिखाने पर बैन लगा दिया गया है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर है कि जिस तरह से नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया, कुछ वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है। दरअसल नेपाल की जनता देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान थी। ऊपर से सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा और फिर जो नेपाल में हुआ वो इतिहास बन गया। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में हैं, जहां की सरकार जनता के पैसों की लूट खसोट कर रही है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में जनता के बगावत का नया अध्याय शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मुल्क के लोग अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब तो जिन्नालैंड में रोटी पाने की जद्दोजहद में भीड़ बेकाबू होने लगी है। अगर पाकिस्तान के ताजा हालात की बात करें तो पाकिस्तान 125 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की 75% आमदनी कर्ज चुकाने में खर्च हो रही है।
भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। 1 लीटर दूध की कीमत 260 से 280 रुपए के करीब है, तो वहीं टमाटर 180 रुपए किलो बिक रहा है और आटा 122 रुपए किलो। दरअसल पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना कई मोर्चों पर घिर चुकी है। एक तरफ इमरान समर्थक लगातार सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोही लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रोज हमले कर रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल इन दोनों इलाकों पर लगभग खत्म हो चुका है, यानी मुनीर की कायर फौज ने सरेंडर कर दिया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में नेपाल जैसी क्रांति की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान की जनता भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसने पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। ऐसे में कब, कहां और कैसे पाकिस्तान में नेपाल जैसा विद्रोह भड़क जाए, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं इस वक्त पूरे एशिया में उथल पुथल मची हुई है। कहीं युवाओं के विद्रोह से सरकारें गिर रही हैं, तो कहीं कट्टरपंथी हावी हैं। किसी देश में सेना का हुक्म चल रहा है, तो किसी की जमीन पर युद्ध की आग सुलग रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ स्थिर है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दुनिया ये देखकर हैरान है कि आखिर जब पूरा पड़ोस संकट से घिरा हुआ है, तो भारत कैसे इतनी मजबूती से खड़ा है। इसका जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ये तमाम तस्वीरें एशिया के देशों की। वो देश जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन अब अशांत है। जेन जी के विद्रोह ने नेपाल को वर्षों पीछे धकेल दिया है। हालात सुधारने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार को दी गई है। उधर कट्टरपंथियों के मंसूबों से आहत बांग्लादेश आंसू बहा रहा है। वहां 1.5 साल बाद भी नई सरकार नहीं बन पाई। कुछ ऐसे ही हालात म्यांमार के भी हैं। म्यांमार लंबे वक्त से फौजी बूटों के नीचे दबा सिसकियां ले रहा है। सैन्य शासन का बोझ झेल रहे लोकतंत्र की सांसें उखड़ती नजर आ रही। इन तीनों मुल्कों के अलावा एशिया के बाकी कुछ और देशों के हालात भी खराब हैं। श्रीलंका आर्थिक तबाही और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। पाकिस्तान में सरकार तो है, लेकिन असली सत्ता सेना के पास है। थाईलैंड और कंबोडिया अभी जंग के मलबे को साफ करने में लगे। इसी जंग के चक्कर में थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री शिनवात्रा की कुर्सी चली गई और सबसे शांत कहे जाने वाले जापान के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। यानी एशिया के नक्शे पर हर कोने से अस्थिरता का धुआं उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत उसी मजबूती और उसी आत्मविश्वास से खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है स्थिरता, और भारत ने यह साबित किया है कि अशांत एशिया में भी उसकी नींव हिलने वाली नहीं है। भारत के लोकतंत्र ने हर बार अपनी ताकत को साबित किया है। नियमित चुनाव, जनता का भरोसा और नीतियों की निरंतरता, इन सब ने भारत को बाकी एशिया से अलग किया है। तमाम मुश्किलों के बीच भारत की इस मजबूती की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की स्थिर नीतियां हैं। यही नीतियां भारत के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार बनी। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश के सभी लोगों को जोड़ा है। UPI पेमेंट्स ने पूरी दुनिया को चौंकाया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की धूम पूरी दुनिया में मच रही है और वोकल फॉर लोकल से लेकर भारत अब ग्लोबल साउथ तक की आवाज बन चुका है। नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद दुनिया के कई देशों में डर है। इंदौर के एक कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा कि आज ब्रिटेन की बंटने की कगार पर ब्रिटेन पहुंच चुका है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है
उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है। और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में जैसे जैसे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, देश की महिला शक्ति भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई हैं और कई ऐसे प्रयास किए हैं जिनकी वजह से हर वर्ग की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से मजबूत हुई हैं। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। अंतरिक्ष से लेकर संसद तक महिलाएं देश का भाग्य गढ़ रही हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कानून हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मिशन शक्ति हो, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और दीनदयाल अंत्योदय जैसी आर्थिक योजनाएं, पिछले एक दशक में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। आज प्रधानमंत्री जन धन और उज्ज्वला जैसी लोकप्रिय योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, 61% महिलाओं को बैंकिंग सुविधा हासिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 73% लाभार्थी महिलाएं हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना से 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मदद मिली है। सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही हैं। आज महिलाएं मिग से लेकर राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। चंद्रयान 3 जैसे महत्वाकांक्षी मिशन में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की निर्माता हैं, जो विकसित भारत का आधार बनेंगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। 3 तलाक को खत्म करने का कानून हो, या महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव, मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाने जैसे कानूनी सुधार हो, या लखपति दीदी जैसी आकर्षक योजनाएं, इन प्रयासों से महिलाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।